कि कौन कौन सी कंडीशन में रिलेटिवली कॉन्ट्राइंडिकेशन मैं पीआरपी कहाँ पे नहीं यूज़ करूँगा। अगर पेशेंट को एक्टिव स्काल्प इन्फेक्शन है तो हम वहाँ पे नहीं यूज़ कर सकते, क्योंकि बॉयल फॉलिकुलाइटिस है, इस पर हम पीआरपी इंजेक्ट करते हैं तो इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। पॉइंट नंबर 2, पेशेंट्स को अगर रिलेटिवली प्लेटलेट का डेफिशिएंसी है। प्लेटलेट का डेफिशिएंसी मतलब प्लेटलेट का नॉर्मल काउंट 1.5 लाख से 4 लाख होना चाहिए पर क्यूबिक सेंटीमीटर, बट अगर उससे कम है, 1 लाख से ज़्यादा कम है प्लेटलेट का काउंट, तो हम पेशेंट्स को मना करते हैं। पेशेंट्स को कैंसर या तो कोई डेबिलिटेटिंग लिवर या रेनल डिजीज़ है तो भी हम पेशेंट को रेकमेंड नहीं करते। बहुत ओल्ड एज पेशेंट्स है, जैसे कि 55 या 60 इयर्स का पेशेंट है, उन लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि पीआरपी से उनको हेयर ग्रोथ हो सकता है। हेलो, गुड मॉर्निंग। आई एम डॉक्टर मलय मेहता, कॉस्मेटिक डर्मेटोलॉजिस्ट एंड हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन। हमने लास्ट टाइम देखा कि फिनास्टेरॉइड का यूजेज क्या है हेयर ग्रोथ के ट्रीटमेंट के लिए और हेयर फॉल के ट्रीटमेंट के लिए कितना उपयोगी है। आज हम बात करेंगे प्लेटलेट रिच प्लाज्मा थेरेपी, जिसका शॉर्ट फॉर्म है पीआरपी ट्रीटमेंट, और हेयर फॉल में कितना इफेक्टिव है और उसका कितना हद तक रिजल्ट दिख सकता है। नाउ व्हाट इज प्लेटलेट रिच प्लाज्मा थेरेपी? उससे पहले हम समझते हैं कि ब्लड के कंपोनेंट कितने होते हैं। जब कोई भी पेशेंट का ब्लड विड्रॉ करते हैं तो इसमें 3 मेन सेल्स होते हैं। एक होता है वाइट ब्लड सेल्स, जिसको श्वेत कण बोलते हैं। दूसरा होता है आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स। तीसरा होता है प्लेटलेट। इसमें से रेड ब्लड सेल का काम है कि आपकी बॉडी में हर जगह पे ऑक्सीजन पहुंचाना। डब्ल्यूबीसी मतलब वाइट ब्लड सेल का काम है कि बैक्टीरिया फंगस के अगेंस्ट से फाइट करना। और प्लेटलेट का प्राइमरी रोल ये है कि जहाँ पे भी आपको ब्लीडिंग हो रहा है वहाँ पे वो ब्लीडिंग जाके स्टॉप करे। अभी काफ़ी साइंटिस्ट ने प्लेटलेट के अराउंड स्टडी किया, तब उनको पता चला कि प्लेटलेट में बहुत सारे ग्रोथ फैक्टर है और बाकी सब टिश्यू में भी उसका इंजेक्ट करे। जैसे कि कभी कभी किसी एथलीट को नी इंजरी हो जाती है, उसमें भी प्लेटलेट और प्लाज्मा का इंजेक्शन करे तो उसको रीजनरेशन हो जाता है। कभी कभी ओवेरियन डिसफंक्शन होता है, जैसे कि कोई पेशेंट है जिनको कंसीव नहीं कर सकता, इनफर्टिलिटी का इश्यू है, तो वो फीमेल पेशेंट को ओवरी में जो पीआरपी का इंजेक्शन देता है तो ओवरी को भी रिजुविनेट कर सकते हैं। कभी कभी उन लोगों ने देखा है कि वुंड हीलिंग मतलब जिन लोगों का घाव काफ़ी टाइम से नहीं भर रहा, उसमें प्लेटलेट और प्लाज्मा का यूज़ किया तो घाव भी अच्छे से भर सकता है। तो फिर डर्मेटोलॉजिस्ट ने भी सोचा कि ना कि यही उसके कैरेक्टरिस्टिक को यूज़ करके हम इसका स्किन और हेयर वाले ट्रीटमेंट में उसको यूज़ करें। सो जैसे मैंने बताया कि ब्लड में 3 तरह के मेन सेल्स होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसीज एंड प्लेटलेट, और उसमें ही एक जो लिक्विड जो येलो कलर का जो मटेरियल होता है उसको बोलते हैं प्लाज्मा। जब हम पीआरपी ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो प्लेटलेट और प्लाज्मा को अलग करते हैं और आरबीसीज और डब्ल्यूबीसीज को अलग करते हैं। तो वो कैसे करते हैं, उसका स्पेशलाइज टेक्निक होता है। अगर मैं पीआरपी बनाने की टेक्निक की बात करूं तो काफ़ी क्लिनिक में अलग अलग ट्यूब्स यूज़ करते हैं, बट ज़्यादातर क्लिनिक ऐसे यूज़ करते हैं 10 से 20 ml जितना ब्लड आपका विड्रॉ करते हैं। वो विड्रॉ किए हुए ब्लड को टेस्ट ट्यूब में उसको कलेक्ट करते हैं और जो स्पेशलाइज टेस्ट ट्यूब होती है उसको सेंट्रिफिकेशन मशीन में वो लोग स्पिन करते हैं। सेंट्रिफिकेशन मशीन का आरपीएम जो होता है वो तकरीबन 3 से 3,500 होता है, जिसके बाद 3 लेयर में आपके जो ब्लड है वो डिवाइड हो जाता है। सबसे बॉटम लेयर होता है आरबीसीज और डब्ल्यूबीसीज का, बीच वाला लेयर होता है जेल का, और सबसे ऊपर का लेयर होता है प्लेटलेट रिच प्लाज्मा का। मतलब उसमें प्लाज्मा है और उसमें प्लेटलेट है। तो और यही चीज़ को अगर हम जब स्काल्प में यूज़ करते हैं या तो स्किन में यूज़ कर सकते हैं तो उसके वेरियस एडवांटेज हम ले सकते हैं। तो पीआरपी करके जो ट्रीटमेंट है धीरे धीरे सब स्पेशलिस्ट में, जैसे कि ऑर्थोपेडिक में पॉपुलर हुआ, गायनेकोलॉजी में पॉपुलर हुआ, सर्जन में पॉपुलर हुआ, तभी डर्मेटोलॉजी के फील्ड में भी स्किन या हेयर की वेरियस ट्रीटमेंट के लिए वो पॉपुलर है। जब हम स्किन के लिए यूज़ करते हैं तो एंटी एजिंग पर्पज़ के लिए या तो मेलाज्मा में यूज़ करते हैं। अगर जब हम हेयर के लिए यूज़ करते हैं तो वेरियस उसके हेयर के इंडिकेशन हैं। अगर मैं इंडिकेशन की बात करूं कि हेयर में कौन कौन सी कंडीशन में प्लेटलेट रिच प्लाज्मा थेरेपी उपयोगी है, तो एक है सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है मेल पैटर्न हेयर लॉस। दूसरा उसका यूज़ है फीमेल पैटर्न हेयर लॉस। तीसरा उसका यूज़ है टीलोजन इफ्लूवियम, और चौथा उसका यूज़ है पैची एलोपेशिया एरेटा। अगर एलोपेशिया एरेटा पैची है और स्मॉल एरिया पे है तो उसको यूज़ कर सकते हैं। अगर बहुत एग्रेसिव है यूनिवर्सालिस या तो टोटालिस हो जाता है
तब उसको यूज़ नहीं कर सकते। तो कुल मिला के ये प्लेटलेट रिच प्लाज्मा का हेयर के लिए कितना उसका यूज़फुल है आज हम डिस्कस करेंगे। मैंने आपको इंडिकेशन के बारे में बता दिया, अभी आपको बताता हूँ मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, वो कैसे काम करेगा। प्लेटलेट रिच जब प्लाज्मा हम आपके स्काल्प में इंजेक्ट करते हैं या तो इन्फ्यूज़ करते हैं तो 2 या 3 अलग अलग मैकेनिज्म से वो काम करता है। पहले सबसे इम्पॉर्टेंट मैकेनिज्म है कि जो प्लाज्मा है और जो उसका प्लेटलेट है, जो कॉन्सेंट्रेट होता है, उस पर प्लेटलेट के अंदर बहुत सारे ग्रेन्यूल्स होते हैं, अल्फ़ा ग्रेन्यूल्स होते हैं, और उसके अंदर ही बहुत सारे ग्रोथ फैक्टर होते हैं, जैसे कि वास्कुलर ग्रोथ फैक्टर, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर, प्लेटलेट डिराइव ग्रोथ फैक्टर। जब हम उसको स्काल्प के अंदर इंजेक्ट करते हैं तो वहाँ पे स्टेम सेल को वो प्रोलिफरेट करता है, कि मतलब कुछ ऐसे सेल्स आ जाएंगे जिसकी वजह से जो आपके हेयर जो मिनिएचराइज हुआ है उसको ग्रोथ करने का चांस मिल सकता है। दूसरा उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है कि जब आपका हेयर फॉल होता है तो आपके नीचे की ब्लड वेसल्स थिन हो चुकी रहती है, अगर हम जो पीआरपी का जो इंजेक्शन करते हैं उसकी वजह से न्योवास्कुलराइजेशन होता है, मतलब नई नई नसें उसमें बनती है जिसकी वजह से ज़्यादा पोषण मिलता है बालों को, और जो पतले हुए बाल हैं वो मोटे होते जा रहे हैं। और तीसरा उसका इम्पॉर्टेंट मैकेनिज्म है जो हेयर के बल्ज एरिया है उस पर एपिडर्मल ग्रोथ प्रोलिफरेशन करता है, तो मतलब वहाँ पे नए नए हेयर सेल्स है उसको वो स्टिमुलेट करता है, जिसकी वजह से जो पतले हुए बाल है वो धीरे धीरे मोटे दिखने लगते हैं। प्लेटलेट रिच प्लाज्मा थेरेपी की बात करूं तो उसको कितनी फ्रीक्वेंसी पे हमको यूज़ कर सकते हैं। अभी बहुत सारे क्लिनिक में या तो बहुत सारे डॉक्टर अलग अलग तरीके से यूज़ कर सकते हैं, बट उसका जो रिलेटिवली स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है जो बहुत सारे डॉक्टर्स उसको फॉलो करते हैं, सो इनिशियली वो वंस अ मंथ पे उसको यूज़ कर सकते हैं और 3 मंथ्स तक उसको कंसेक्यूटिव यूज़ कर सकते हैं, तो उसको बोलते हैं हम इनिशियल फेज़। दूसरा उसका जो फेज़ आता है वो आता है मेंटेनेंस फेज़। जब मंथली हमने उसको यूज़ कर दिया उसके बाद 3 ट्रीटमेंट के बाद एवरी 3 मंथली या तो एवरी 4 मंथली उसको रिपीट कर सकते हैं। कई बार पेशेंट पूछते हैं हमको कि ये प्लेटलेट रिच प्लाज्मा थेरेपी सिर्फ स्टैंड अलोन ट्रीटमेंट के तौर पे यूज़ कर सकते हैं, मतलब मुझे मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं लेना, सिर्फ पीआरपी ट्रीटमेंट करना है। तो मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि वो स्टैंड अलोन ट्रीटमेंट के लिए यूज़ करते हैं तो बहुत लिमिटेड उसका बेनिफिट मिलता है, बट मगर हमने कोई कॉम्बिनेशन ट्रीटमेंट के साथ उसका यूज़ करें, जैसे कि न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट दे रहे हैं, बायोटिन की टैबलेट्स दे रहे हैं, फिनास्टेराइड टैबलेट दे रहे हैं, मिनॉक्सिडिल सोल्यूशन उसके साथ दे रहे हैं, डर्मा रोलर या माइक्रोनीडलिंग उसके साथ करें, तो वो एडजुवेंट ट्रीटमेंट के साथ सब यूज़ करते हैं तो उसका बहुत ही बेनिफिशियल इफेक्ट मिलता है। सो माई आंसर टू दैट, स्टैंड अलोन ट्रीटमेंट नॉट वेरी फेवरेबल, बट अगर उसको कॉम्बिनेशन ट्रीटमेंट के साथ यूज़ करना चाहते हैं तो अच्छे से उसका रिस्पॉन्स आ सकता है। हाँ, सो अभी मैं आपको बताता हूँ कि प्लेटलेट रिच प्लाज्मा थेरेपी पीआरपी ट्रीटमेंट हम कैसे करते हैं क्लिनिकल सेटअप में। पेशेंट जब आता है तो हम उनका 10 to 20 ml ब्लड कलेक्ट करते हैं डिपेंडिंग अपॉन द एरिया। अगर मुझे पूरा स्काल्प कवर करना है तो मैं 20 ml ब्लड विड्रॉ करूँगा, 2 टेस्ट ट्यूब में उसको डिस्ट्रीब्यूट करूँगा। अगर मुझे सिर्फ छोटा सा एरिया करवाना है, जैसे कि फ्रंट एरिया और क्राउन एरिया का इन्वॉल्वमेंट है हेयर फॉल के लिए, तो मैं पेशेंट का 10 ml जितना ब्लड कलेक्ट करूँगा। और ये जो 10 ml ब्लड हमने कलेक्ट किया वो हम टेस्ट ट्यूब में डालेंगे। जो टेस्ट ट्यूब्स होती है उसको सेंट्रिफिकेशन मशीन में तकरीबन 10 मिनट्स तक उसको स्पिन करते हैं, और जो ऊपर का लेयर बचता है 10 मिनट के बाद वो येलो कलर का प्लाज्मा होता है, उसको कभी कभी हम लिक्विड गोल्ड भी बोलते हैं। वो वाले प्लाज्मा को हम सिरिंज में विड्रॉ करते हैं और हम उसको स्काल्प पे इंजेक्ट करते हैं। स्काल्प को डायरेक्टली इंजेक्ट करने के लिए कोई पेशेंट हमको अग्री करता है, बट काफ़ी पेशेंट्स ऐसे बोलते हैं कि पेन या डिस्कम्फर्ट बढ़ जाता है, तो हम उसको कैसे उसको डिस्कम्फर्ट को मिनिमाइज़ कर सकें। तो उसके 2 अप्रोच है, या तो हम उसको टॉपिकल या लोकल एनेस्थेशिया उसको इंजेक्ट करें स्काल्प पे, उसको हम बोलते हैं रिंग ब्लॉक। अगर मैंने 2% लिग्नोकेन पूरे स्काल्प की ये एरिया पे इंजेक्ट कर दिया तो रिंग ब्लॉक उसको दे सकते हैं, जैसा हम हेयर ट्रांसप्लांट की सर्जरी में भी करते हैं, और उसको सुन कर सकते हैं। कभी कभी पेशेंट को हम क्रीम लगा के भी 20 मिनट्स या 30 मिनट्स तक वेट करवा सकते हैं, जिसकी वजह से वो सरफेस एनेस्थेशिया इफेक्ट आ जाता है और उसके बाद हम इंजेक्शन प्रोसीजर कर सकते हैं।
कोई पेशेंट बोलता है कि मुझे इतना पेन नहीं हो रहा, तो आप सिंपल कोई वाइब्रेटरी डिवाइस है जो हम फोरहेड पे या तो स्काल्प के कोई एरिया पे हम रखते हैं, जिसकी वजह से पेन का डाइवर्जन हो जाता है। सो ये बात हुई कि पेन को कैसे मिनिमाइज कर सके, एक्सपीरियंस को कैसे बेटर कर सके। वो करने के बाद इधर हम प्लेटलेट को डायरेक्टली या प्लाज्मा को डायरेक्टली इंजेक्ट करें, वो एक मेथड हो सकती है, या तो मेसोपेन होता है, उसकी वजह से हम माइक्रो चैनल क्रिएट कर सकते हैं और उसके बाद प्लेटलेट को इन्फ्यूज़ कर सकते हैं। तो दो ऑप्शन हो सकते हैं, या तो मैं धीरे धीरे करके माइक्रोबोलस इंजेक्ट करूँ 5 to 10 यूनिट एवरी स्पॉट्स पे 2 to 3 सेंटीमीटर्स के गैप में, या तो फिर माइक्रो चैनल क्रिएट करूँ डर्मा पेन से और उसके बाद प्लाज्मा को पूरे स्काल्प पे उसको स्प्रेड कर सकूँ। पूरा प्रोसीजर स्टार्टिंग फ्रॉम ब्लड कलेक्शन टू एनेस्थीसिया टू इंजेक्शन ऑफ द PRP तकरीबन 35 to 40 मिनट्स में हो जाता है। इट्स अ ऑफिस टाइम लंच टाइम प्रोसीजर। सो उसके इमीडिएटली बाद आप 1 or 2 आवर के बाद ऑफिस रिज्यूम कर सकते हो, घर का काम कर सकते हो। पोस्ट केयर कैसे करनी है इसके बाद ये पोस्ट केयर के लिए हम पेशेंट को बोलते हैं अगर आपको पेन या डिस्कम्फर्ट है तो एक पेन किलर ले सकते हो। नेक्स्ट डे आपके स्काल्प को आप वार्म वाटर से और फॉलोड बाय शैम्पू से क्लीन कर सकते हो और उसके एक दिन के बाद आप मिनॉक्सिडिल एप्लीकेशन कर सकते हो। अगर आप मल्टीविटामिन, फिनास्टेरॉइड या तो कोई पेप्टाइड का सीरम ले रहे हो तो आप वो दिन पे आपको स्टॉप करने की ज़रूरत नहीं, उसके साथ ही आप कॉम्बिनेशन कर सकते हो। इसमें एक चीज़ हमको अच्छे से ध्यान में रखनी पड़ेगी कि कभी भी हम स्काल्प का प्रोसीजर करते हैं, बीटा हेयर ट्रांसप्लांट या तो PRP ट्रीटमेंट, एक तरह का माइक्रो इंजेक्शन होता है स्काल्प में। तो बीटाडिन से स्काल्प का क्लीनिंग होना वो इम्पॉर्टेंट है और उसके बाद ही हम पेशेंट का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अदरवाइज़ ये प्रोसीजर में इन्फेक्शन हो सकता है एंड वी ऑब्वियसली डोंट वांट इट। और हम कोई भी पेशेंट को ओरल एंटीबायोटिक नहीं देते कि ये प्रोसीजर के लिए हम टॉपिकल एंटीसेप्टिक सोल्यूशन यूज़ करते हैं, बीटाडिन सोल्यूशन, और उसके बाद हम प्रोसीजर करते हैं। उसके फॉलोड बाय प्रोसीजर के बाद जैसे मैंने बताया कि मेडिकल ट्रीटमेंट आप कंटिन्यू कर सकते हो। तो आई थिंक हमने PRP के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में बताया था, कौन कौन से इंडिकेशन है, जैसे कि एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया, फीमेल पैटर्न हेयर लॉस, क्रोनिक टेलोजेनिक में यूज़ हो सकता है, पैची एलोपेशिया एरेटा में यूज़ हो सकता है। बट आई थिंक वी ऑल्सो नीड टू डिस्कस कि कौन कौन सी कंडीशन में रिलेटिवली कॉन्ट्राइंडिकेशन है, मैं PRP कहाँ पे नहीं यूज़ करूँगा। अगर पेशेंट को एक्टिव स्काल्प इन्फेक्शन है तो हम वहाँ पे नहीं यूज़ कर सकते, क्योंकि बॉयल फॉलिकुलाइटिस है, इस पर हम PRP इंजेक्ट करते हैं तो इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। पॉइंट नंबर 2, पेशेंट्स को अगर रिलेटिवली प्लेटलेट का डेफिशिएंसी है, प्लेटलेट का डेफिशिएंसी मतलब प्लेटलेट का नॉर्मल काउंट 1.5 लाख से 4 लाख होना चाहिए पर क्यूबिक सेंटीमीटर, बट अगर उससे कम है, 1 लाख से ज़्यादा कम है प्लेटलेट का काउंट, तो हम पेशेंट्स को मना करते हैं। पेशेंट्स को कैंसर या तो कोई डेबिलिटेटिंग लिवर या रेनल डिजीज़ है तो भी हम पेशेंट को रेकमेंड नहीं करते। बहुत ओल्ड एज पेशेंट्स है, जैसे कि 55 या 60 ईयर्स का पेशेंट है, उन लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि PRP से उनको हेयर ग्रोथ हो सकता है, वो मेनली सेनाइल एलोपेशिया की वजह से हो सकता है। हम ये एज ग्रुप में मिनिएचराइज हेयर को स्टिमुलेट करने की पॉसिबिलिटी बहुत कम होती है, तो ये सब रिलेटिव कॉन्ट्राइंडिकेशन है और हम वो वाले केसेस को PRP ट्रीटमेंट रेकमेंड नहीं करते। आई थिंक आई हैव ट्राइड टू कवर एज मैनी थिंग्स अबाउट PRP एज पॉसिबल, और कुछ आपको इसके बारे में डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, हम उसको ट्राई करेंगे नेक्स्ट वीडियो में उसका आंसर करने का। Thanks a lot. I am Dr. Malay Mehta, cosmetic dermatologist and a hair transplant surgeon from Mumbai. Thank you.